हेलो एवरीवन। मंथ ऑफ जून 2020। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टाइम, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, लोग गर्मी से बहुत परेशान थे और चाइना के अटैक भी हो रहे थे। हमारे काफ़ी सारे जवान भी मारे गए। दोस्तों ऐसे में सरकार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे। सरकार इन क्वेश्चन को यानी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। अब ऐसे में कोई बलि का बकरा चाहिए या फिर कोई एक बढ़िया वाला केस चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, बलि का बकरा ढूंढने के चक्कर में सरकार को खजाना मिल गया। यानी एक ऐसा सुसाइड केस मिल गया SSR का, जो फेमस और पॉपुलर एक्टर थे। यानी उनका जो केस था वो नेशनल ऑब्सेशन बनता जाने लगा। लोग अपना कोरोना वायरस भूल गए और जस्टिस फॉर SSR की डिमांड करने लगे। दोस्तों जहाँ पर मेंटल डिप्रेशन भी डिप्रेशन में चला जाए, ऐसे टाइम पर सुशांत सिंह का जो ऑटोप्सी दिखाया जा रहा था और मीडिया के अंदर जो एंकर्स थे वो बैठ करके उसकी आत्मा से बात कर रहे थे। आत्मा से बात करते करते दोस्तों उनको एक क्लू मिल गया, यानी एक वायरस मिल गया, जो वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक था। वो वायरस कौन सा था दोस्तों? वो वायरस था रिया चक्रवर्ती। यानी रिया चक्रवर्ती एक ऐसा वायरस था जिसने काला जादू किया सुशांत के ऊपर और सुशांत से 40 करोड़ रुपए लिए और अपनी अय्याशी में लुटा दिए और ड्रग माफिया की वजह से उसको मार दिया। अब दोस्तों ऐसे में जस्टिस फॉर डिमांड होने लगी, जस्टिस फॉर SSR होने लगी, यानी ट्रेंड चलाए गए, चीज़ें बाइकआउट की जाने लगी। तो दोस्तों ऐसे में डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड के चलते CBI की इंक्वायरी बिठाई गई, एम्स प्रॉब्लम की डिमांड की गई, उसको भी पूरा किया गया और लास्ट में नारकोटिक की जो डिमांड थी वो भी पूरी की गई। यानी सरकार के ऊपर कोई सवाल ना उठे, बाकी तुम्हारे सारे सवाल जायज़ हैं। बट दोस्तों नारकोटिक को ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, थोड़ा सा गांजा मिला, उसके बाद कुछ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वेव आया चला जाएगा, थर्ड वेव आएगा चला जाएगा, बट जस्टिस फॉर SSR ये अमर रहेगा। यानी यहाँ पर कुछ लोगों ने, यानी मैं अगर कंगना रनावत की बात करूँ तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर सेट कर लिया और जो फ़ैन और भक्त थे वो आज भी वहीं पर रह गए। दोस्तों मैं बताऊँ अगर आपको सितंबर की बात, तो सितंबर में जो कोरोना वायरस के केसेस थे वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गए थे। 1 लाख केसेस पर डे देखने को मिल रहे थे और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया था कि एक इम्पोर्टेंट बिल, एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर यूँ कह सकते हो कि ज़बरदस्ती थोप दिया गया। बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी डिस्कशन के उसको, यानी बिना किसी वोटिंग के उसको लाया गया और इंट्रोड्यूस करा दिया गया और बिल बना दिया गया। तो दोस्तों अब ऐसे में जहाँ पर हज़ारों लोग मर रहे थे कोरोना वायरस से, इन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये इनका तो सपना रहा है कि फार्मर की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हज़ारों लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, वहीं पर हमारी जो सरकार थी वो डेमोक्रेसी का गला दबाने पे लगी थी। यानी दोस्तों इसी केस के चलते कुछ दिन बाद, यानी इसी गुरूर के चलते कुछ दिन बाद हमारी कंट्री के अंदर होने वाला था सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, द फार्मर प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में ये केसेस कम होने लगे थे, हाई स्पीड से कम हो रहे थे। ये क्यों हो रहे थे, कैसे हुए, ये एक अभी मिस्ट्री है, यानी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। साइंटिस्ट इसके ऊपर आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों मैं अक्टूबर की बात करूँ तो अक्टूबर के महीने में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड जेनिका ने अपना प्रोडक्शन था उसको बढ़ा दिया था, यानी कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीन को बांट दिया था। हमारी कंट्री के अंदर दिसंबर में ही मिलियंस ऑफ डोज अवेलेबल थी। बट दोस्तों हुआ क्या हम लोगों तक पहुंची? क्या इमीडिएटली लोगों को प्रोवाइड करा दी गई? दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उसका किया गया क्या? एक्सपोर्ट, यानी दूसरी कंट्रीज़ में उसका एक्सपोर्ट कर दिया गया। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे तो उसका कहना यही होगा कि वायरस कोई भी हो उसका सेकंड वेव जरूर आता है। वो कितना आता है, कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, ये डिबेटेबल है। क्योंकि दोस्तों अपने को तो विश्व गुरु बनना था। अपनी कंट्री की जो छवि है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, या फिर वो डेमोक्रेसी को लेकर के हो, या फिर वो रेप केसेस को लेकर के हो, इस छवि को सुधारना था। और इस छवि को सुधारने के चक्कर में दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वैक्सीन को बांट दिया गया। यानी अपनी कंट्री के अंदर अब वैक्सीन नहीं है, उस दूसरी कंट्रीज़ में उस वैक्सीन को बांट दिया गया। यानी दोस्तों इसके ऊपर जो इंडिया की कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक, उसको भी प्रोमोट करना था, नहीं तो उसमें देरी हो जाती। और दोस्तों देरी तो ठीक थी, बट इतनी देर होगी कि 3 महीने लगे इसको लेट हो गए, यानी 3 महीने उसको लेट हो गए। यानी आज तक भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है और लोग इससे आगे भी मरते जाएंगे। वैक्सीन स्ट्रैटेजी और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के शायद ही किसी कंट्री का कोई ऐसा महापुरुष होगा जिसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी होगी। यानी दोस्तों कोरोना की मार सभी कंट्रीज़ ने झेली है, अच्छे तरीके से देखा है, कुछ ना कुछ सीखा है उनसे। तो दोस्तों यहाँ पे कमी ये है, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो अपनी सरकार है, वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानती है। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं वो भी सवाल नहीं उठाते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस के फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने पे लगी थी। अगर सेकंड वेव की बात करूँ तो यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार गिराने की पूरी कोशिश जारी है, नई सरकारें बनाने की कोशिश जारी है। तो दोस्तों इसी के चलते सीरम इंस्टीट्यूट ने 3000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। यानी सरकार ने मना कर दिया, इसके पास पैसे ही नहीं है। पहले का विस्टा प्रोग्राम है उसको साइन किया जा सकता है, बट ये नहीं।
तो दोस्तों वैक्सीन के लिए तो पैसे नहीं हैं। आज लोगों को समझ में आ रहा है, जब उनके दोस्त, फैमिली मेम्बर, उनके रिलेटिव्स इस दुनिया से जा रहे हैं छोड़ छोड़ करके, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि यार एक्चुअली में तो खतरे में वो है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो वो है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। दोस्तों इस सरकार के जो स्टेप हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, चाहे वो फिर तबलीगी जमात को लेकर के हो या फिर सुशांत सिंह की राजपूत के जो सुसाइड केस हुआ था उसको लेकर के हो। यानी ये लोगों को इस तरीके से डाइवर्ट कर देती है, लोग सोचते तक नहीं है उसके बारे में। यानी किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कितने बढ़िया तरीके से उनका यूज़ कर लिया जाता है, ये सब उनको पता भी नहीं होता और उनका यूज़ हो रहा होता है। तो दोस्तों पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, 5000 लोग थे मरकज़ के, जब तो यानी कोरोना के केसेस भी कम थे और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, बट लोगों में हाहाकार मच गया कि तबलीगी जमात ने ये कर दिया, तबलीगी जमात ने वो कर दिया। बट अगर आज एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो 30 लाख से भी ज़्यादा लोग कुंभ के मेले में इकट्ठे हो रहे हैं, जहां पर हाई स्पीड से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग हाई स्पीड से मर रहे हैं। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस और नंबर डेथ ऑफ केसेस दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं हाई स्पीड से। और दोस्तों ऐसे में सरकार भी चुप है और मीडिया भी चुप है। दोस्तों यहाँ से यही क्वेश्चन उठता है, अगर आपको चाहिए तो दोनों ही चाहिए, नहीं तो दोनों ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में यही क्वेश्चन उठता है और बहुत सारी इसके ऊपर डिबेट भी चलती है। आप न्यूज़ चैनल खोल करके देख लीजिए, यही सब मिलेगा उनमें। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और एक सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, हम लोग जो है ना इन चीज़ों को नफ़रत की नज़र से देखते हैं। यानी नफ़रत की नज़र से हम सारी चीज़ों को नफ़रत की नज़र से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम। बट दोस्तों आज हम ये जो बीमारी चल रही है इसको भी नफ़रत की वजह से देख रहे हैं। ये बहुत ही हमारी जो मेंटलिटी है, अगर इसको दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, ये बहुत अच्छे से आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ। दोस्तों सब कुछ ठीक हो सकता है अगर यहाँ पे सरकार से सवाल ना किया जाए। यानी सब कुछ जायज़ है, बस सरकार से सवाल नहीं होने चाहिए। यानी दोस्तों अब आप सोच सकते हैं, ऐसी जो मेंटलिटी होती है उसी में बीमारी फैलती है, उसी में कोरोना जैसे वायरस जन्म लेते हैं। यानी ऐसी लापरवाही की वजह से, ऐसी जो हमारी नफ़रत की निगाह होगी, इन्हीं वजह से हम लोगों के अंदर ये बीमारी एंटर करती है। एक्चुअल वजह कोई और नहीं है, एक्चुअल वजह यही है। यानी हम लोग सवाल ही नहीं कर पाते, जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, रियल इश्यूज़, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों सरकार नहीं बदलेगी, सरकार ऐसी ही आएगी, कोई भी सरकार आए। दोस्तों हम लोगों को खुद को बदलना पड़ेगा। यानी इससे पहले कि देर हो जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को देखनी पड़ेगी। यानी अब हम अंबानी और अडानी तो नहीं है कि हॉस्पिटल हम लोगों के पास चल करके आएगा, हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को संभालनी पड़ेगी। बट दोस्तों गुस्सा तो जायज़ बन जाता है जब आप फेसबुक पे, ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट देखोगे, तो आप लोग भी इस तरीके से गुस्सा कर सकते हो, आपका गुस्सा जायज़ हो जाता है। बट दोस्तों हम लोगों को पेशेंस के साथ में सारी चीज़ों को समझना है। यानी जो ये डाइवर्ट करने का सिस्टम है किसी भी सरकार का, वो उन सब चक्करों में हम लोगों को नहीं पड़ना है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना है कि हम लोगों को कोई भी नफ़रत की निगाह से कोई भी चीज़ को नहीं देखना है। इवन ये जो वायरस चल रहा है, ऐसे में तो हम लोगों को एक दूसरे के लिए प्रे करनी है, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा होना है। दोस्तों कोरोना की प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट जो ये नफ़रत की प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता ऐसे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सबसे कि एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। इस तरीके से स्टीरियोटाइप मत बनाएं, किसी को भी प्रिजुडीज मत करें। तो दोस्तों ऐसे में अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें और सरकार से यही डिमांड करें कि जो वॉर फुटिंग होगी उसमें हम सबका इम्यूनाइजेशन किया जाए, एक साथ मिल करके किया जाए। यानी अब किसी बड़ा किसी छोटे को वैक्सीन देने से अच्छा ये होगा हम सबको वैक्सीन दी जाए, क्योंकि कोरोना वायरस अब स्पीड से फैल रहा है और सबको लग रहा है, यानी सबके अंदर एंटर कर रहा है। अब ये नहीं देख रहा है कि ये बूढ़ा ये जवान है, वो सबकी डेथ ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यार प्रॉब्लम मेरे पास भी है, शायद आपके पास भी होगी प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम्स को डील कीजिए। यानी मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँ, जिससे आप लोग अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को भी इसको शेयर करो, और ताकि जितनी सारी चीज़ें हैं वो भी इसको जानें और कहीं ना कहीं एक हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे। तो यार अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में और ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड मेरा लास्ट मैसेज, टेक केयर, टेक वेरी वेरी केयर, बाय बाय।